बारिश की एक ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध और बूंदाबांदी के बीच एक साधारण सी फैमिली, माँ, पिता और उनकी 10 साल की बेटी अनवी, शहर के कोने पर बने एक पुराने से स्कूल जा रही थी। वो नहीं जानते थे कि उस दिन के बाद उनकी बेटी उन्हें कभी देखने को नहीं मिलेगी। कोई नहीं जानता था कि स्कूल के बाहर हर सुबह खड़ा रहने वाला वो बूढ़ा रिक्शे वाला असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूखा पिशाच है, और उसकी अगली भूख का शिकार अनवी बनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुबह 6:45 शहर की सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। हवा में सर्दी थी और सड़कों पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन चुके थे। अनवी अपनी माँ की उंगली पकड़कर बाहर आई। गुलाबी रंग की रेनकोट और लाल बूट्स में वह किसी परी जैसी लग रही थी। उसके पापा रोहित ने गाड़ी निकाली और तीनों स्कूल की ओर चल पड़े। आज स्कूल मत भेजो मम्मा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अनवी ने मचलते हुए कहा। बस आधा दिन है बेटा, फिर तो छुट्टी है, माँ ने समझाया। स्कूल की तरफ जाते वक्त गाड़ी को कई जगह रुकना पड़ा। पानी भरा था, ट्रैफिक धीरे था, लेकिन रोहित को ऑफिस भी जाना था। 7:25 स्कूल पहुंचकर माँ बाप ने अनवी को स्कूल के गेट पर छोड़ा। वो पीछे मुड़ी, मुस्कुराई और हाथ हिलाया, और फिर स्कूल के पुराने लकड़ी के दरवाजे के अंदर गायब हो गई। लेकिन शाम को वो स्कूल से कभी बाहर नहीं आई। शाम के 4 बज चुके थे। बारिश अब भी झीनी झीनी बूंदों में गिर रही थी। सड़कें सूनी हो चुकी थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा ओढ़ रहा था। अनवी की माँ साक्षी किचन में बैठे बैठे बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देख रही थी। 4 बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं? हर रोज तो अनवी की स्कूल वैन उसे 2:30 बजे तक छोड़ देती थी। रोहित ने फोन उठाया और स्कूल वैन ड्राइवर को कॉल किया। भाई साहब, अनवी आज स्कूल आई ही नहीं। मैंने देखा गेट पर उसका नाम नहीं लिखा था अटेंडेंस में। ड्राइवर की आवाज में झिझक थी। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो सुबह उसे खुद स्कूल के गेट पर छोड़ा था। साक्षी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच बिखर गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रोहित ने तुरंत स्कूल को कॉल किया। सर, आपकी बेटी की अटेंडेंस आज नहीं लगी है, टीचर ने कहा। वो क्लास में आई ही नहीं। शायद आप लोग स्कूल नहीं लाए। हमने खुद स्कूल के गेट पर छोड़ा था उसे। सुनते ही दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। 15 मिनट बाद दोनों माँ बाप अपनी कार से स्कूल के बाहर पहुंचे। बारिश अब तेज हो गई थी। गेट के पास खड़े गार्ड ने उन्हें पहचान लिया। आप तो सुबह आए थे ना बच्ची को छोड़ने? हाँ, हमारी बेटी अनवी कहाँ है? माफ कीजिए, मुझे तो नहीं दिखी कि वो स्कूल के अंदर आई हो। मगर गार्ड थोड़ा हिचकिचाया। मगर क्या? आज सुबह मैंने देखा था, जब आप लोगों के जाने के बाद अनवी स्कूल की तरफ नहीं गई थी, वो सामने वाले पुराने रिक्शे की ओर चली गई थी। रोहित और साक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन सा रिक्शा? गार्ड ने उंगली उठाकर स्कूल के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक टूटा फूटा पुराना लकड़ी का रिक्शा खड़ा था। और वो अब भी वहीं था, बिल्कुल वैसा ही, भीगा हुआ और खाली। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। स्कूल के बाहर पुराने भीगे हुए रिक्शे को देख साक्षी और रोहित की सांसें जैसे रुक गईं। वो गाड़ी से उतरे और गार्ड के साथ उस रिक्शे के पास पहुंचे। रिक्शा बहुत पुराना था। लकड़ियां जगह जगह से टूटी हुई थीं, सीट पर फफूंदी लगी थी और उस पर अजीब सी काली मिट्टी फैली हुई थी, जैसी कोई चीज वहां से खींचकर अंदर ले गई हो। इस पर तो कोई बैठ भी नहीं सकता, रोहित ने झुंझलाकर कहा। फिर अनवी यहां क्यों रुकी थी? साक्षी की आंखें भर आईं। स्कूल की प्रिंसिपल के ऑफिस में जब रोहित और साक्षी बैठे थे, तो वहां का सीसीटीवी ऑपरेटर कुछ क्लिप्स खंगाल रहा था। सभी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, बारिश और पुराना सिस्टम। लेकिन जो एक क्लिप बची थी, उसने सबका खून जमा दिया। क्लिप में दिखता है, सुबह 7:25 कार स्कूल के गेट पर रुकती है। अनवी दरवाजा खोलती है और हाथ हिलाकर पापा मम्मी को बाय कहती है। वो मुड़ती है, लेकिन स्कूल के गेट की ओर नहीं जाती। वो स्कूल से उल्टी दिशा में चलने लगती है, उस पुराने रिक्शे की ओर। अब कैमरा एक कोने से उसकी पीठ दिखा रहा है।
वो रुकती है। रिक्शा खाली है, मगर तभी एक हाथ रिक्शे के पीछे से निकलता है। पतला, लंबा, काला और नाखून जैसे लोहे के पंजे। अन्वी की आंखें सीधी कैमरे की ओर उठती हैं और उनकी पुतलियां लाल हो जाती हैं। फिर सब ब्लर, फ्रेम हिलता है और 7:29 सुबह क्लिप कट हो जाती है। ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई शैतान था। प्रिंसिपल के मुंह से ये शब्द फिसल पड़े। साक्षी ने अपनी बेटी की वो लाल आंखें देखी और जोर से चिल्ला पड़ी। रोहित ने क्लिप दोबारा देखा। अन्वी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। वो ऐसी मुस्कान थी जो इंसान कभी नहीं करता। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दो, रोहित चिल्लाया, लेकिन तभी ऑपरेटर का चेहरा पीला पड़ गया। सर, अब ये फुटेज गायब है। क्या मतलब? मैंने सेव कर लिया था, मगर फोल्डर ही डिलीट हो गया। खुद ब खुद बिजली चली गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और तभी किसी ने स्कूल के बाहर से चिल्लाकर कहा, वो फिर आ गया। स्कूल के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। बिजली गुल थी। बारिश की बूंदें अब और भी भयानक लगने लगी थीं। पुलिस की एक छोटी टीम 2 जवानों के साथ स्कूल पहुंची। ये जो भी है, भूत प्रेत नहीं होता, सिर्फ वहम है, इंस्पेक्टर शैलेंद्र ने कहा। लेकिन उनकी आंखें खुद डर में डूबी थीं। स्कूल के कोने में खड़ा वो लकड़ी का टूटा फूटा रिक्शा अब भी वहीं था। उसके पहियों पर मिट्टी की परत छड़ी थी। पुलिस वालों ने टॉर्च निकाली और उसके आसपास की जमीन को खंगालना शुरू किया। एक सिपाही ने झुककर कहा, सर, यहां नीचे कुछ दबा है। मिट्टी हटाई गई और जो बाहर आया उसने सबकी रूह कांप दी। वो गुलाबी रेनकोट उसी रंग का था जैसा अन्वी ने पहना था, भीगा हुआ और खून से सना हुआ। उसके पास पड़ी थी एक लाल रिबन जो किसी ने खींच कर फाड़ी थी। साक्षी वहीं पास खड़ी थी। उसे जैसे सांस लेना ही बंद हो गया। ये अन्वी का है, यही उसका कोट है। उसकी चीख आसमान चीर गई। शोर सुनकर स्कूल के पुराने सफाई कर्मी बिरजू चाचा वहां पहुंचे। उम्र 70 के पार, लेकिन आंखों में आज भी डर ताजा था। उन्होंने रिक्शे को देखकर सिर झुका लिया। मैंने तो पहले ही कहा था इसे हटाओ, ये यहां क्यों है? क्या जानते हो इसके बारे में? इंस्पेक्टर गरजे। बिरजू ने कांपती आवाज में कहा, यह रिक्शा इस स्कूल का नहीं है। ये हर साल बारिश के पहले दिन यहां आ जाता है, बिना किसी को दिखे, और हर साल कोई एक बच्चा गायब हो जाता है। रोहित और साक्षी की आंखों से आंसू टपक पड़े। कभी कभी उसकी चीखें रात को गूंजती हैं। कभी कभी रिक्शे में 2 आंखें दिखती हैं, लाल, जलती हुई, जैसे कोई पिशाच बैठा हो। मासूम की तलाश में पुलिस ने रिक्शे को उठवाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक साया निकला, तेज, धुंधलाया हुआ, और झटके से पीछे भागा। सीसीटीवी पर वो कैद हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी गोद में एक बच्ची थी जिसके मुंह पर हाथ रखा गया था। वो अन्वी थी। बारिश अब हल्की हो चली थी, लेकिन माहौल में डर की गंध और गाढ़ी हो चुकी थी। स्कूल के एक कोने में रोहित, साक्षी, इंस्पेक्टर शैलेंद्र और स्कूल की प्रिंसिपल बैठे थे। सामने थे बिरजू चाचा, जो अब थर-थर कांपते हुए कुछ बोलने को तैयार हो गए थे। वो पहली बच्ची। बिरजू ने आंखें बंद की और बोला, साल 1987 था। इसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, नूरी। वही क्लास थी, वही उम्र थी और वही बारिश वाला दिन। उसके माँ बाप भी उसे छोड़ने आए थे, लेकिन स्कूल के अंदर वो कभी दाखिल नहीं हुई। शाम को जब ढूंढने निकले तो बस एक टूटा हुआ रिक्शा मिला और उस पर लिखा था, कुर्बानी पूरी हुई है, अगली बारिश तक रुकूंगा। पुलिस ने केस बंद कर दिया। किसी ने नहीं माना कि वो रिक्शा खुद ब खुद वहां आया था। बिरजू आगे बोला, रिक्शा सिर्फ बाहर नहीं रहता, कई बार वो स्कूल के नीचे छुप जाता है। इसी स्कूल में एक पुराना तहखाना है जिसकी चाबी अब किसी के पास नहीं है। तहखाना? रोहित और इंस्पेक्टर दोनों चौंके। हाँ, स्कूल जब अंग्रेजों के जमाने में बना था तब वहां नीचे स्टोर होता था। आज वो बंद है, लेकिन कभी कभी नीचे से बच्चों की चीखें आती हैं। प्रिंसिपल ने कहा, हमारे पास पुराने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं, मैं दिखाती हूं। जैसे ही फाइल खोली गई, उसमें 5 नाम चिन्हित थे। हर नाम के आगे लिखा था, गायब वर्षा के दिन, नूरी 1987, सौरभ 1994,
अदिति 2001 आरव, 2009 माही, 2016 और अब अनवी 2025। हर 7 से 9 साल में एक बच्चा। सिर्फ बारिश वाले दिन रोहित को याद आया, जब वो रिक्शे के पास गया था तो उसे सीट के पीछे कुछ खुदा हुआ दिखा था। वो बोला, वहां कुछ उर्दू जैसी लिपि में लिखा था, नजर उतारो या नजर चढ़ेगी। बिरजू चाचा डर से कांप गए। वो ताबीज वाली भाषा थी, पिशाचों की। स्कूल की प्रिंसिपल ने पुरानी चाबी की एक गठरी लाकर टेबल पर रखी। बिरजू चाचा ने कांपते हाथों से एक झंग लगी हुई चाबी उठाई। यही है तहखाने का ताला खोलने वाली। इसे मैंने 30 साल से नहीं छुआ। स्कूल के पिछवाड़े एक टूटी हुई ईंट की दीवार के पास मिट्टी में आधा दबा हुआ लोहे का दरवाजा था। काई जमी थी उस पर, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा रखा हो। रोहित ने टॉर्च निकाली। इंस्पेक्टर ने हथियार संभाला। बिरजू ने चाबी दरवाजे में डाली। चर्रर, क्लिक। दरवाजा खुल गया। एक अजीब सी सड़ांध, घुटन और ठंडी हवा का झोंका सबको पीछे खींचने लगा, जैसे अंदर कोई नहीं, फिर भी कोई सांस ले रहा हो। तहखाने में टॉर्च की रोशनी फेंकी गई। सामने एक टूटा फर्नीचर, गिरी हुई कुर्सियां और कोनों में बेशुमार मकड़ी के जाले। एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दीवार में फिट था। उसे खींचा गया और उसके अंदर थी एक किताब, कुर्बानी की विधि। मासूम की चीख से जागता है, रूह की आग से जलता है। गोद में बैठी आत्मा 7 कुर्बानियां लेकर मुकाम पाता है। 8वीं बार वो लौटता नहीं, समा जाता है इंसान में। 7 बच्चों की बलि और अब 8वीं बारी है। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। सब चुप थे। तभी नीचे की दीवार से जैसे किसी ने खुरच कर निकाला हो, मम्मा, मम्मा, मैं यहां हूं। अनवी की आवाज। साक्षी ने टॉर्च गिरा दी। अनवी, बेटा, कहां हो तुम? नीचे, नीचे। वो मुझे ले गया है। और फिर अब बहुत देर हो चुकी है। यह आवाज अनवी की नहीं थी। ये किसी पिशाच जैसी भारी, टूटी हुई गूंजती आवाज थी। और फिर दीवार पर खुद ब खुद खून से उभर आया। 6 पूरी, एक बाकी, 7वीं के बाद सब अंधेरा। तहखाने की दीवार पर खून से लिखा 6 पूरी, एक बाकी। वो शब्द अब बहने लगे थे, जैसे ताजा खून हो। साक्षी दीवार से चिपक गई। अनवी, तुम कहां हो? जवाब दो बेटा। इंस्पेक्टर शैलेंद्र ने दीवार को ध्यान से देखा। ये पुरानी ईंटें नई सी लगती हैं। उन्होंने छड़ी से ठक ठक किया। ठक ठक ठोक। एक जगह अंदर से खोखली लगी। दीवार की एक ईंट को खींचा गया और वो पीछे सरक गई। पीछे एक पतली सुरंग थी, अंधेरी, सीली और सीढ़ियों से नीचे जाती हुई। साक्षी बिना सोचे दौड़ पड़ी। मैं आ रही हूं अनवी। दीवारों पर पुराने खरोंच थे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखा हो। मां मत आओ, वो अब मेरे साथ है। ये आवाजें अंदर से आ रही थीं। फिर एक मोड़ पर साक्षी की टॉर्च टकराई और सामने खड़ी थी एक बच्ची की परछाई। अनवी की कदकाठी, वही रेनकोट, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल बिखरे थे। अनवी! साक्षी की आवाज कांप गई। बच्ची धीरे धीरे घूमी और उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काली, सड़ी हुई खोपड़ी। तभी पीछे से आवाज आई, बच्चों के बीच सबसे पहला खून तेरे हाथों से गिरा था। बिरजू चाचा कांपने लगे। नहीं, वो गलती थी। मैंने नहीं चाहा था, उन्होंने कहा। तूने ही पहली बलि दी थी, तावीज के लालच में, और अब तू आखिरी बलि बनेगा। साथ चल रहे जवान ने देखा, बिरजू की पीठ पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, आ चुका हूं। दीवार पर फिर से लिखा गया, 7वीं कुर्बानी मां के हाथों से होगी। सुरंग की सीलन और अंधेरा अब सांसों को कुचलने लगा था। साक्षी दीवार से सटकर खड़ी थी। सामने उस बच्ची की परछाई, जिसका चेहरा एक सड़ी हुई खोपड़ी बन चुका था। लेकिन तभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए अनवी की मासूमियत लौट आई। मम्मा, मैं अब वो नहीं रही। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में वो चेहरा अब साफ दिखने लगा। आंखें अब भी बड़ी थीं, लेकिन उनकी पुतलियां काली नहीं, खाली थीं। होंठ सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। और उसके गले में लटका था वही तावीज जो पुराने पिशाचों की किताब में दिखा था। साक्षी कांपते हुए उसके पास गई। अनवी, तुम जिंदा हो? मम्मा, उन्होंने कहा था, अगर मैं ना मानूं तो आपको मार देंगे। मैंने उन्हें हाँ कह दिया।
किसने? कौन? वो रिक्शे वाला जिसका चेहरा कोई नहीं देख सकता। पीछे सुरंग में जोर की चीख गूंजी। बिरजू चाचा जमीन पर थे। उनकी पीठ से खून बह रहा था, जैसे किसी ने कच्चे हाथों से मांस उधेड़ा हो। इंस्पेक्टर शैलेंद्र दौड़े, पर पीछे से हवा में किसी ने उन्हें पीछे फेंक दिया। अदृश्य ताकत बहुत भारी थी। दीवार पर अब खुद ब खुद शब्द उभरे, जो पहली बलि दिलवाए वही आखिरी में चुकाए। बिरजू की चीख अब गूंज नहीं रही थी, वो अब खामोश हो चुके थे। अनवी ने तावीज दिखाया। उसके पीछे लिखा था, कुर्बानी देने वाले को पिशाच की आत्मा नहीं छू सकती, लेकिन कुर्बानी लेने वाला उसी में बदलता है। मम्मा, मुझ में वो धीरे धीरे समा रहा है। आप मुझे मार दें, वरना मैं आप सबको मार दूंगी। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं कुछ करूंगी, मैं तुझे वापस लाऊंगी। तो तैयार रहो, अगली कुर्बानी तुमसे ही मांगी जाएगी। और तभी दीवार के बीच से वो रिक्शे वाला निकला। सिर झुका हुआ, लंबा शरीर, मुंह पर जले हुए मास्क जैसा चेहरा और आंखें जैसे लाल कोयले। साक्षी, रोहित, इंस्पेक्टर शैलेंद्र और बची हुई टीम उस सुरंग में चुपचाप खड़े थे। सामने धीरे धीरे उभर रहा था वो, जिसे सबने बस रिक्शे वाला कहा था। वो इंसान नहीं, उसका शरीर अधजला था। मुंह पर चमड़े जैसा मास्क था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को आग से जलाकर सिल दिया हो। लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं, लाल जलती हुई और सीधी साक्षी की आंखों में घुसी हुई। तू अनवी की मां है, अब तुझ में जान है और मुझ में भूख। तू चाहे तो एक कुर्बानी देकर अपनी बेटी को वापस पा सकती है। पिशाच ने दीवार की ओर इशारा किया और तस्वीरें खुद बनने लगी। एक काली रात थी, बारिश तेज थी और स्कूल के बाहर एक नन्ही बच्ची नूरी रिक्शे में बैठाई जा रही थी। रिक्शा चला कौन रहा था? बिरजू चाचा। बिरजू चुपचाप बच्ची को तहखाने में ले गया और वहां खड़ी थी वही परछाई, बिना चेहरा, सिर्फ दो लाल आंखें। मैंने कहा था, मुझे मासूम की आत्मा दो, बदले में तुझे जीवन मिलेगा। बिरजू ने हामी भरी थी और पहली बलि दे दी गई थी। तब एक और रहस्य सामने आया। 1987 से पहले यह स्कूल एक तांत्रिकों का अड्डा हुआ करता था। एक पिशाच को एक गुफा में ताबीज से बांध दिया गया था, परंतु बरसों बाद बारिश की एक रात उस पर लगे ताबीज की गांठ खुल गई और वो पहली आत्मा तलाशने निकल पड़ा। उसकी भूख थी 7 मासूम आत्माएं और 8वीं में वो समा जाता है। 8वीं आत्मा अनवी। या तो मुझे दे दे किसी और मासूम की आत्मा, या अगली बारिश की रात तुझे अपनी बेटी का मासूम मुंह भी नसीब नहीं होगा। कुर्बानी दे और सब भूल जा, या फिर देख अपनी बेटी को मेरी तरह बनते हुए। पिशाच ने हंसते हुए कहा, अब वो आधी मेरी है, आधी तेरी। तुझे तय करना है वो क्या बनकर जिएगी। साक्षी की आंखों में आंसू थे, मगर अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था। रिक्शे वाला या वो पिशाच अब दीवार में फिर से समाने लगा था। तुझे वक्त दिया है अगली बारिश तक, वरना तेरी बेटी के मुंह पर तुझ जैसी शक्ल भी नहीं रहेगी। पिशाच के जाते ही रोहित ने सबको एक तरफ बुलाया। उसकी आंखों में पहली बार एक रणनीति थी। अगर ये पिशाच तांत्रिकों की आत्मा है, तो इससे लड़ने का उपाय भी किसी ने जरूर छोड़ा होगा। और हमने उस किताब में सिर्फ बलि का जिक्र पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा कि उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। इंस्पेक्टर शैलेंद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब बचाव नहीं, हमला होगा। किताब को फिर से पलटने पर एक पन्ना दिखाई दिया जो पहले चिपका हुआ था। वहां लिखा था, यदि पिशाच 7 आत्माएं खा चुका हो, तो 8वीं को समर्पित करने से पहले उसकी पहली कुर्बानी जिंदा वापस आ जाए तो चक्र टूट जाता है और वो खुद उसी रिक्शे में समा जाता है जहां से उठा था। सब चौंक गए। पहली कुर्बानी यानी नूरी, क्या वो जिंदा हो सकती है? मरने से पहले बिरजू ने एक बात कही थी। वो एक बच्ची थी जो मरी तो थी, पर पूरी तरह नहीं। क्या वो नूरी हो सकती है? शाम होते होते इंस्पेक्टर को एक कॉल मिला। सर, स्कूल के पास वाले गांव में एक लड़की मिली है जो बार बार कह रही है, मैं अनवी नहीं हूं, मैं नूरी हूं, मुझे मत ले जाओ। सबने दौड़ लगाई। वो लड़की 35 साल की लग रही थी, मगर चेहरा बच्चियों जैसा। उसने आंखें खोली और जैसे ही साक्षी को देखा, वो वापस आ गया है ना? कहा था मैंने,
मेरी आत्मा अधूरी थी, उसे वापस लाओ, तभी चक्र टूटेगा। मेरे साथ जो हुआ अब अन्वी के साथ मत होने देना। गांव की उस झोपड़ी में जहां एक उम्रदराज लेकिन बच्ची सी दिखने वाली लड़की पड़ी थी, साक्षी ने झुककर उसके माथे को छुआ। नूरी, क्या तुम वहीं हो? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं पूरी नहीं हूं। मेरा शरीर बड़ा हो गया, पर आत्मा वहीं अटकी है, उस रिक्शे में। रोहित ने चौंक कर पूछा, क्या तुम जानती हो उसे हराया कैसे जा सकता है? नूरी की आंखें एकदम काली हो गईं। मुझे स्कूल जाते वक्त बारिश में एक रिक्शे में बिठाया गया था। मम्मी ने सोचा स्कूल जल्दी पहुंचेगी, पर स्कूल कभी नहीं आया। वो रिक्शे वाला हंसता था, गाता था, और फिर अचानक उसका चेहरा जलने लगा। वो मेरी आत्मा को निकालकर उसी रिक्शे में बांध ले गया। मेरा शरीर मिला था, पर आत्मा वहीं रह गई थी। अब वो 7 आत्माओं को खा चुका है। अन्वी 8वीं है, पर अगर मैं उसकी पहली कुर्बानी वापस उसी जगह जाऊं जहां उसने मुझे बांधा था, तो उसका चक्र टूट सकता है। रोहित, शैलेंद्र और साक्षी ने एक प्लान बनाया। नूरी को उसी पुराने स्कूल की तरफ लाना है। वहां वो रिक्शा हर रात 12:13 पर आता है, उसी जगह। नूरी उसी रिक्शे में फिर से बैठेगी। वहां वो बोलेगी, मैं वापस आ गई हूं। अगर पिशाच उसे स्वीकार कर ले और फिर भी अन्वी को मांगे, तो वही रात उसकी आखिरी होगी। टीवी पर चेतावनी आई, आज रात 12 बजे के बाद भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना। साक्षी की सांसें रुक गईं। ये वही रात है, अन्वी की कुर्बानी की आखिरी मियाद और हमारी पहली लड़ाई की घड़ी। रात के ठीक 12:08, चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में नमी और सड़कों पर सिर्फ पानी की खामोश परत। स्कूल के बाहर वो वही पुराना मोड़ जहां अब कोई नहीं आता। लेकिन आज रात सब कुछ वैसा ही है जैसा नूरी की मौत वाली रात हुआ था। एक जला हुआ टूटे हैंडल वाला रिक्शा बिल्कुल चुपचाप आकर रुका। अंदर बैठा वही अधजला चेहरा जिसकी एक आंख झलकर गड्ढा बन चुकी थी और दूसरी से सिर्फ धुआं निकल रहा था। वो मुस्कुराया। चढ़ो नूरी, इंतजार था तुम्हारा। नूरी धीरे से बोली, मैं वापस आ गई हूं। तूने अधूरा छोड़ा था ना, अब पूरा कर। पिशाच हंस पड़ा, खून थूकते हुए। अब तू पूरी बन गई है और तेरा मजा भी पूरा ही लूंगा। लेकिन तभी यही था जो तूने मुझसे छीना था। अब मैं इसे वापस पहनूंगी और तेरे दरवाजे बंद कर दूंगी, हमेशा के लिए। वो ताबीज जैसे ही उसने अपनी गर्दन में डाला, रिक्शा हिलने लगा। धुआं, आग और चीखें, जैसे किसी ने शैतान को जलते हुए कटघरे में बंद कर दिया हो। नहीं नहीं, तू मेरी थी, तू मेरी पहली कुर्बानी थी। तेरी आत्मा से ही मैं जिंदा हूं। नूरी चिल्लाई। अब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न मैं, न अन्वी, सिर्फ एक खामोश राख का ढेर बचा। उस पर लिखा था, एक बच गई, एक बाकी है। साक्षी ने दौड़कर नूरी को पकड़ा। क्या वो खत्म हो गया? नूरी मुस्कुराई, लेकिन एक अश्रुपूरित मुस्कान। मैं आज पूरी हो गई, लेकिन खेल अभी बाकी है। रात 1:07 पिशाच के राख बनते ही नूरी ने साक्षी और रजत को बताया कि अन्वी अब भी जिंदा है, पर जिस दुनिया में वो है वहां से लौटने का रास्ता आसान नहीं। नूरी अब सब कुछ याद कर चुकी थी। वो ताबीज, वो बारिश की रात और वो एक कमरा जहां अन्वी को आखिरी बार ले जाया गया था। स्कूल के ठीक नीचे एक तहखाना था जो बरसों से बंद पड़ा था और कोई नहीं जानता था कि वो असल में मंदिर नहीं, शैतानी बलि का अड्डा था। साक्षी और रजत अब सिर्फ डर में जी नहीं रहे थे, अब उनके अंदर एक अंधी हिम्मत भर चुकी थी। अगर अन्वी की आत्मा उस तहखाने में फंसी है तो हम जान दे देंगे, लेकिन उसे वापस लाएंगे। नूरी ने चेतावनी दी, वहां जो भी जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी गलती कुर्बान करनी होगी, तभी आत्मा मुक्त होगी, वरना खुद भी हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। हर दीवार पर खून के हाथों के निशान, जैसे बच्चों ने आखिरी बार निकलने की कोशिश की थी। हर कोने से आती रोती हुई लड़कियों की आवाजें, माँ, पापा, मैं डर रही हूं। एक पत्थर की मूर्ति के पास रजत को दिखा, सफेद फ्रॉक में खड़ी एक छोटी सी परछाई। अन्वी, आवाज आई। पापा, ले चलो मुझे घर। साक्षी रो पड़ी। बेटा, हम आ गए, चलो जल्दी। लेकिन तभी नूरी चिल्लाई, नहीं, ये अन्वी नहीं, ये उसी की छाया है।
असली अनवी उसके पीछे है। वो परछाई धुआं बन गई और साक्षी की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। कहा था ना, एक कुर्बानी चाहिए। या तो माँ बाप में से कोई खुद को चढ़ाए या अनवी की आत्मा हमेशा के लिए शैतान की गुलाम बन जाए। नीचे की हवा अब गर्म और सांस रोक देने वाली हो गई थी। हर कोना जैसे किसी आंख से देख रहा हो। मिट्टी में दबे बच्चों की हड्डियां अब जमीन पर तैरने लगी थीं और दीवारों पर बच्चों के नाम खुदे थे। अनवी, माही, त्रिशा, रौनक, नूरी फुसफुसाई। ये सब वही बच्चे हैं जो बरसों से लापता हैं। इसी स्कूल से। एक गोल चबूतरे पर लाल रंग का निशान था, एक उल्टा त्रिभुज, बीच में आंख बनी हुई। वहीं बैठा था एक साया, अनवी की असली आत्मा। उसका चेहरा सफेद पर आंखें काली और गहरी। चेहरे पर वही मासूमियत थी, पर उसकी मुस्कान शैतान जैसी। पापा, मम्मी, मैं अब वो बच्ची नहीं रही जो सुबह स्कूल गई थी। यहाँ बहुत कुछ देखा है और अब मैं बाहर नहीं जाना चाहती। रजत कांप गया। अनवी, ये तुम नहीं बोल रही, कोई तुम्हारे अंदर है। एक पत्थर की पट्टी अपने आप जमीन से निकली और उस पर लिखा था, एक मासूम के बदले एक वयस्क की आत्मा, वरना अगली बरसात में अगला बच्चा। नूरी धीरे से बोली, कुर्बानी देनी ही होगी। साक्षी ने रजत की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस अपनापन था। मैं मां हूं रजत, मैंने उसे जन्म दिया, अब मैं उसे वापस लाऊंगी। उसने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और बलि वेदी पर रख दिया। साक्षी ने धीरे से त्रिभुज के बीच कदम रखा। चारों ओर से हड्डियां हिलने लगीं, दीवारों पर खून बहने लगा। अनवी चीख पड़ी, नहीं मम्मा, मत जाओ, मैं डरती हूं। एक पल में साक्षी की आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। तहखाना अंधेरे में डूब गया। अनवी धीरे से रजत की तरफ बढ़ी। अब उसकी आंखें फिर से वही मासूम चमक ली थीं। पापा, क्या हम घर जा सकते हैं? रजत ने थरथराती टॉर्च को जलाया और अनवी का हाथ पकड़े ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पीछे देखा, साक्षी वहीं पड़ी थी, पत्थर सी चुप, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। तहखाना अब शांत था, पर वो शांति मौत से भी डरावनी थी। ऊपर लौटते ही दोनों को लगा जैसे पूरी स्कूल बिल्डिंग अब जिंदा नहीं रही। दीवारों पर बने कार्टून के चित्र अब डरावने चेहरों में बदल चुके थे। हर क्लासरूम की खिड़की से झांकती थी बच्चों की आंखें, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खालीपन। अनवी रजत का हाथ पकड़कर चल तो रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। ना डरी हुई, ना हंसी, ना रोई। उसकी आंखें अब भी वैसी नहीं थीं, कुछ अब भी उसके अंदर छिपा था। रजत ने पूछा, बेटा, मम्मी चली गई? अनवी ने सिर्फ गर्दन हिलाई। एक क्लास के दरवाजे पर खून से लिखा था, हम अब आजाद हैं। रजत ने दरवाजा खोला। अंदर हवा ठंडी नहीं, जलती हुई थी और हवा में तैर रही थीं बच्चों की फुसफुसाहटें। हमें वो चाहिए जो तुमने छीना। रजत समझ गया, साक्षी की बलि सिर्फ अनवी को वापस लाने के लिए नहीं थी, बल्कि कई और आत्माओं को जागने का मौका भी मिल गया था। डेस्क पर एक फटी पुरानी डायरी मिली। पन्नों पर लिखा था, हर बार एक बच्ची आती है, एक माँ जाती है, हर बार बलि दी जाती है, पर पिशाच वापस आता है। 2035 में भी यही हुआ, 2051 में भी। अब फिर वही खेल चालू हो चुका है। नीचे लिखा था, पिशाच कभी मरता नहीं, बस नया रूप लेता है। पापा, रजत पलटा। अनवी की आंखें एक पल को काली हो गईं और फिर वापस सामान्य। मैं ठीक हूं, चलिए। लेकिन रजत अब समझ गया था, कुछ तो पीछे छूट गया है, कुछ अनवी के अंदर आ चुका है। बारिश अब भी हो रही थी। रजत अनवी को सीने से लगाए स्कूल से बाहर निकला, लेकिन बाहर वही खड़ा था, वही पीला टूटा सा रिक्शा। पर अब कोई उसमें बैठा नहीं था। उसके पास जाकर देखा, सीट पर एक पुराना रुमाल रखा था, रक्त से सना हुआ, और उसमें लिपटी थी अनवी की पुरानी चूड़ी। रजत का शरीर कांप गया। रजत ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अनवी को लेकर घर पहुंचा, पर घर अब वैसा नहीं लग रहा था। दरवाजा अपने आप खुला। कमरे में अनवी की तस्वीरों पर कोई काला धुआं सा मंडरा रहा था। रजत ने तस्वीरें उठाईं, उनमें से कुछ पर अनवी का चेहरा गायब था। घर में आने के बाद अनवी नहाई, बदली और एकदम शांत हो गई। वो पहले जैसी बात नहीं कर रही थी।
वो सीधे किचन में गई, रोटियां बनाई और रजत को मुस्कुरा कर दी। रजत चौंका। तूने कब सीखा ये सब? अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले। रजत के हाथ से रोटी गिर गई। रात के 2 बजे रजत को एक कॉल आया। आवाज थी एक बूढ़े आदमी की। तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं है, पर वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। हर बलिदान से एक आत्मा आजाद होती है, पर एक दूसरी आत्मा बन जाती है। जैसे ही वो अगली बारिश गिरेगी, वो पिशाच पूरी तरह उसमें समा जाएगा। कॉल कट गया। रजत भागकर वॉशरूम के आईने तक गया। पीछे खड़ी थी अन्वी, पर आईने में उसके सिर पर बाल नहीं थे। आंखें पूरी काली और होंठों से खून टपक रहा था। रजत पलटा। पीछे वही मासूम अन्वी खड़ी थी। वो बोली, पापा, नींद आ रही है, गोद में सुलाओ ना। रजत कांपते हाथों से उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। सवेरा हुआ और आसमान फिर से घिर गया था। बिजलियां चमक रही थीं। अन्वी अब तक सो रही थी, लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य नहीं थीं। हर सांस के साथ एक अजीब सी फुफकार बाहर निकल रही थी, जैसे सांप की सीटी। रजत ने उसकी कलाई पकड़ी, ठंडी जैसे बर्फ। रजत फिर पहुंचा गांव के उस बूढ़े बाबा के पास, जिसने उसे पिछली बार कहा था, हर बलिदान से आत्मा बनती है। बाबा ने कहा, वो पिशाच कभी इंसान था। उसकी बेटी स्कूल के बाहर मारी गई थी, उसी रिक्शे में। उसने बदला लिया और तब से हर 10वें साल एक मासूम की बलि लेता है, उसी रिक्शे से। रजत घबरा गया। तो अन्वी अगली बलि है? बाबा ने आंखें बंद कर कहा, अगर बारिश के आखिरी बूंद से पहले बलि नहीं दी गई, तो पिशाच उस मासूम के शरीर को अपना स्थायी घर बना लेगा और फिर कोई नहीं रोक सकेगा। रात में घर लौटा तो देखा बत्ती चली गई थी। अन्वी कमरे में अकेली बैठी थी, माँ की लाल साड़ी पहने। वो बड़बड़ा रही थी, मैंने देखा था, सबको जलाया था। अब मुझे भी चाहिए एक और मासूम, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। रजत की रूह कांप गई। रजत ने रमा, अपनी पत्नी, की पुरानी अलमारी खोली। एक डायरी मिली, उसमें लिखा था, मैंने 10 साल पहले उस आत्मा को देखा था। उसने मुझसे वादा लिया था, अगली बार जो बच्ची हमारी होगी वो उसकी होगी। मैंने हाँ कहा था, क्योंकि मैं बांझ थी और उस सौदे से ही अन्वी पैदा हुई। रजत अब समझ चुका था, अन्वी उसकी बेटी थी, लेकिन किसी और की आत्मा की कीमत पर। अब या तो वो बलि देकर पिशाच को मुक्त करे, या फिर अन्वी को खो दे, हमेशा के लिए। रमा पूरी रात रोती रही थी। अन्वी के शरीर में जो भी आत्मा थी, वो अब खुलकर बोल रही थी, मुझे वो चाहिए जिसने वादा किया था, या तो अन्वी की बलि दो, या मैं इसे हमेशा के लिए ले जाऊंगा। रमा ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा, मैंने वादा किया था, आज उसे निभाने का दिन है। रजत को रात के ठीक 12 बजे एक मैसेज मिला, स्कूल आओ, तहखाने में मैं अपनी बच्ची को बचाने जा रही हूं। वो दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। बारिश तूफान बन चुकी थी। स्कूल के पुराने तहखाने में रमा बैठी थी, एक चाकू हाथ में, और सामने अन्वी, जो अब बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों में शैतान हंस रहा था। जैसे ही रमा ने चाकू अपने गले की ओर उठाया, शैतानी आत्मा चिल्लाई, रुको, अगर तूने खुद को मारा, मेरी बलि अधूरी रह जाएगी। रमा मुस्कुराई, तू खुद कहता था, मेरी जान से ही तूने वादा लिया था, तो ले ले, मैं खुद को तेरे हवाले करती हूं। रजत चिल्लाया, नहीं रमा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, चाकू चल चुका था। रमा जमीन पर गिर गई। अन्वी के चेहरे से काले धुएं की परत निकलकर तहखाने की दीवारों में समा गई। अन्वी आंखें खोलकर बोली, पापा, मम्मी कहाँ हैं? रजत की आंखों से आंसू निकल पड़े। तहखाना फिर शांत था, सिर्फ मां की लाश और अन्वी की सांसें। तहखाने की एक दीवार पर खून से एक नया वाक्य लिखा गया था, एक मां की कुर्बानी ने मुझे बांध दिया है, लेकिन अगली बारिश के मौसम में मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि हर सौदा एक नई कीमत मांगता है। बारिश थम चुकी थी, स्कूल खुल चुका था, लेकिन रजत की जिंदगी थमी हुई थी। रमा के बिना घर सूना था। अन्वी ठीक थी, लेकिन गुमसुम। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, न रोती थी न हंसती, बस हर रात दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रहती। रजत को डर लगने लगा था। एक रात रजत की नींद टूटी। अन्वी कमरे में नहीं थी। वो दौड़ते हुए बाहर आया तो देखा
अनवी बारिश में भीग रही थी, स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। उसने अनवी को जोर से पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम? अनवी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें काली थीं। माँ ने एक बार बचाया था, लेकिन बलि तो हर साल मांगी जाती है पापा। रजत के हाथ से वो छूट गई, भागती हुई स्कूल की ओर गई। रजत उसके पीछे गया। स्कूल की छत पर अब कोई नहीं था, पर एक दरवाजा खुला पड़ा था, तहखाने का। रजत उतरा। उसका शरीर कांप रहा था। वो तहखाने में पहुंचा, जहां एक बार फिर वही खून से लिखी इबारत बदल गई थी। रमा ने मुझे बांधा था, लेकिन मैं हमेशा किसी और को चुन लूंगा। बच्ची लौटेगी, पर इंसान नहीं होगी। अनवी फिर से सामने आई, लेकिन अब वो अनवी नहीं थी। उसके शरीर में एक और आत्मा थी, रिक्शे वाला, जो अब मासूम चेहरे से पिशाच की भूख पूरी करेगा। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद घर घर जाऊंगा और माँ बाप के प्यार को मासूम लाशों में बदल दूंगा। उस दिन के बाद हर बारिश की रात एक छोटी बच्ची पीली यूनिफॉर्म में भीगी हुई स्कूल के बाहर किसी को देखती है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? रिक्शे में बैठिए, घर तक छोड़ूंगी, हमेशा के लिए। मुंबई की सड़कों पर फिर वही बरसात। उसी स्कूल के सामने एक कार रुकी। एक नवविवाहित जोड़ा और उनकी 5 साल की बेटी सना। हम यहीं की तो स्कूलिंग चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, माँ ने कहा। बेटी ने खिड़की से बाहर झांका। स्कूल शांत था, लेकिन कुछ अजीब। वहां एक पुराना पीला रिक्शा खड़ा था, जिसमें एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसने सन्ना को देखा, मुस्कुराई। बच्ची उतरी और धीरे धीरे सन्ना के पास आई। सन्ना की माँ मोबाइल में व्यस्त थी, पिता कुछ कागजात भर रहे थे। बच्ची ने सन्ना से कहा, मैं भी पहले स्कूल जाया करती थी, पर अब मैं दूसरों को छोड़ने आती हूँ। सना मुस्कुराई। क्या तुम यहीं पढ़ती हो? नहीं, अब मैं सिर्फ लौट आती हूँ। एक जोरदार बिजली चमकी और जैसे ही माँ ने ऊपर देखा, सना गायब थी। चारों ओर देखा, कोई नहीं, रिक्शा भी गायब। बस दूर भीगती सड़क पर एक बच्ची दिखी, पीले रंग की यूनिफॉर्म में, और उसके हाथ में सना का खिलौना भालू। अगले दिन समाचार की हेडलाइन, बरसात में फिर एक बच्ची स्कूल के बाहर से लापता। स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी में एक रिक्शा दिखाया, पर नंबर प्लेट मिटा दी गई थी। आज भी जब बारिश होती है, स्कूल के बाहर कोई पुराना रिक्शा खड़ा होता है। अगर आपसे कोई छोटी बच्ची कहे, मुझे घर तक छोड़ दीजिए, तो याद रखना, वो आपको कहीं और ले जाएगी, जहां कोई वापस नहीं आता। रिक्शे वाला मरा नहीं था, वो हर साल एक मासूम ले जाता है, और अगला नंबर शायद आपके बच्चे का हो।